विपक्ष खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं हमने जो भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी सच हो रही है। राहुल की इच्छा है कि देश बर्बाद हो, परंतु देश बर्बाद नहीं होगा। वैश्विक संकट में क्या पेट्रोल डीजल का संकट आने जा रहा है? देश के 140 करोड़ देशवासी जो हैं वो ये देश को मजबूत रखे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। डिजिटल दंगल में आज कोशिश करेंगे आपके उन तमाम सवालों के जवाब देने की जो इस वक्त आपके जहन में आ रहे होंगे, जो इस वक्त विपक्ष की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं और जो इस वक्त देश के सामने संकट के तौर पर खड़े हैं। वैश्विक संकट में क्या पेट्रोल डीजल का संकट आने जा रहा है? क्या गोल्ड ना खरीदने की अपील प्रधानमंत्री ने अगर की है तो ये अपील क्या आगे जाके और संकट भरी होने जा रही है? महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है प्रदीप भंडारी जी आपका। सवाल पहला यही है जो आम जनता का सवाल है, वो ये कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या अभी और बढ़ने जा रहे हैं? देखिए प्राची जी, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हिंदुस्तान पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है, क्रूड इंपोर्ट करता है। भारत के अंदर आज की स्थिति ये है कि ग्लोबली एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे खुद तेल के कुएँ हैं, वहाँ तक 28% जो है गैसोलीन के प्राइसेस बढ़े हैं। चीन में 15% से ज़्यादा बढ़े हैं। अब भारत के अंदर पिछले 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और ऑन एवरेज 3.80% बढ़े हैं। ये बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पर ये ज़रूर आश्वस्त किया जा सकता है कि जितना भी ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होगा, इसका सबसे कम इम्पैक्ट जो है वो भारत पर पड़ेगा। अगर आज की स्थिति के अंदर अगर आप ग्लोबली देखेंगे, 100 रुपये अगर मान लीजिए विश्व में बढ़ा है तो भारत के अंदर 3 रुपये बढ़ा है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप याद करिए कि 2014 के पहले में भी जब ग्लोबल एक क्राइसिस आया था, तब की स्थिति के अंदर हमारा 89% से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। अभी हमारा सिर्फ 3.5 से 4% का बढ़ा है। तो मैं ये आपको ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि जैसे कोरोना काल के अंदर सबसे कम प्रभाव आम आदमी पे भारत में पड़ा था, ठीक वैसे ही जब तक ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस चलेगा उसमें सबसे कम प्रभाव भारत में आम आदमी को पड़ेगा। फिर एक सवाल जो विपक्ष पे आपसे पूछता है वो ये कि टाइमिंग को देखकर क्या पेट्रोल डीजल के दाम आप लोगों ने बढ़ाए? जब तक चुनाव था देश में सब कुछ ठीक था, चुनाव खत्म हुए, आप चुनाव जीत गए, तो अचानक से ये महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल, ये सब कुछ देखने को मिला। पहले महंगाई पे हमें ये समझना होगा कि हमारे देश के अंदर एवरेज जो महंगाई दर है, अगर आप निकाल के देखेंगी तो 9.5 से 10% का हुआ करता था। लोग ये तक कहते थे कांग्रेस वाले कि भाई आइसक्रीम मत खाइए और मिडिल क्लास आइसक्रीम खाता है इसलिए महंगाई है। आज हमारा एवरेज महंगाई का दर जो है 4.5 से 3.5% के बीच में है, तो 15% तक महंगाई दर पहुंचा था। तो ग्लोबली महंगाई के समय में भारत में सबसे कम महंगाई है और आज की स्थिति के अंदर भी जो महंगाई है वो पिछले 15 साल के आप एवरेज निकाल के देख लीजिए, महंगाई सबसे कम है। अब मैं बात करता हूँ जो आप कह रहे थे कि चुनाव की बात है। मुझे लगता है कि विपक्ष को अगर हमारे साथ में उस निर्णय पे वो पहुँच जाए कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर वो किसी भी चुनाव, किसी भी पॉलिसी निर्णय को वो चुनाव से नहीं देखेगी। अब मैं बात करता हूँ जब पिछले 2 महीने में चुनाव भी चल रहा था, तब आप याद करिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब जहाज़ नहीं जा रहे थे तो सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ जो है उसको जाने के लिए इंश्योर किया। ईरान, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा था जिसने कोई फ़ी नहीं दी, बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर से, और हमने हमारा तेल का डाइवर्सिफिकेशन किया, वेनेजुएला से भी लिया और रशिया से हम 34% तक हमारी ऑयल बास्केट का ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या आप चुनाव को वापस से, आपके अगर आर्ग्यूमेंट है कि भाई चुनाव को देख के कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि हमारी नीति सही नहीं है, तो भाई तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, क्यों नहीं वैट जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर विपक्ष की सरकारें कम कर देती। सबसे ज़्यादा वैट तो वो लोग एवरेज चार्ज कर रहे हैं, तो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हम ये ज़रूर नहीं कर सकते कि 1 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड जैसे कांग्रेस ने किए थे, उसके कारण हमको 10 साल तक उस ऑयल बॉन्ड को चुकाना पड़ा था। हम कोई भी कर्ज नेक्स्ट पीढ़ी पे, जेनजी पे नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं हमने जो भविष्यवाणी की वो भविष्यवाणी सच हो रही है। ये सरकार सच नहीं बोलती, ये सरकार सच को छिपाने की कोशिश करती है, झूठ बोलकर जनता को बरगलाती है। और जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे थे कि रोना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, ये देश बर्बाद होने जा रहा है, उन्होंने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया। देखिए, राहुल की इच्छा है कि देश बर्बाद हो, परंतु देश बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि देश के 140 करोड़ देशवासी जो हैं वो ये देश को मजबूत रखे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ। राहुल गांधी ने तो कोरोना काल में भी, अगर आपको याद होगा, ये भविष्यवाणी करी थी कि मेड इन इंडिया वैक्सीन मत लीजिए, त्राही त्राही होने वाली है। सच्चाई क्या हुई? जब कोविड काल के बाद देश निकला, सबसे ज़्यादा तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत था और सबसे कम इम्पैक्ट, इनफैक्ट 140 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भारत ने लगाए थे, वो भी डबल, और इनफैक्ट 50 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन दी भी थी।
तो अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मोदी सरकार का देखेंगे तो जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस की सिचुएशन आई है, ये सरकार की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऐसी है कि हमने वो क्राइसिस को क्रॉस किया है। अब अगर कोई भी देश कंगाल या सही होता है, वो किस आधार पे होता है? 3 चीज़ों पे। क्या उसका करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, उसका फिस्कल डेफिसिट कैसा है, और साथ में उसका फॉरेक्स रिजर्व कैसा है, मतलब उसमें विदेशी मुद्रा भंडार कैसा है। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $690 बिलियन का है। कांग्रेस के समय हमारा $450 बिलियन का था। इनफैक्ट IMF की चीफ गीता गोपीनाथ ने ये तक कहा है कि भाई भारत के अंदर जो है कोई भी आपको रुपये को डीरेगुलेट नहीं और मतलब रेगुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, सब ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करता हूँ, 5.5 से 6% करंट अकाउंट डेफिसिट था। लोग बात करते थे ट्विन डेफिसिट की। आज भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% से भी कम है, और उसके बावजूद सरकार वो एक्शंस ले रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट और नहीं बढ़े। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पैरामीटर है जो कर रहा है कि देश कंगाल होगा। राहुल का राजनीतिक भविष्य 100% कंगाल होगा, क्योंकि राहुल गांधी इज अ डूम्सडे प्रेडिक्टर। ही वांट्स दिस टू हैपन सो दैट इन एन अनार्किक सिचुएशन ही बेनिफिट्स फ्रॉम इट, बट इंडिया विल डिफीट राहुल गांधी। राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे अपनी एक नैरेटिव है, अपनी एक डेफिनेशन है कि बार बार देश को ठगती है ये सरकार, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, राहुल जब भी ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जनता के कटघरे में गए हैं, तो जनता ने इसको नकारा ही है। राहुल गांधी ने कहा था कि युवा जो है प्रधानमंत्री जी को डंडों से मारेगा, नतीजा क्या निकला? कांग्रेस को राजनीतिक रूप से डंडे से युवा ने मारा। कांग्रेस, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने बोला था मोदी तेरी कब्र खोदेगी। नतीजा क्या निकला? देश की जनता और प्रधानमंत्री जी के साथ आई। तो देश की जनता बहुत समझदार है, युवा भी बहुत समझदार है। वो जानता है कि देश में जब एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, उस समय में देश सिक्योर भी है, सेफ भी है, और देश इस क्राइसिस को बहुत समझदारी के साथ में विदर कर रहा है। तो क्या राहुल गांधी आपके लिए जरूरी हैं? जब आप मुश्किल में फंसते हैं, वो कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे आप साइड से बचकर निकल जाते हैं। क्या कांग्रेस ये स्वीकार रही कि राहुल गांधी और हमारी हॉटलाइन है, तो कांग्रेस पार्टी को घोषित कर देना चाहिए कि गांधी वाटर परिवार भाजपा का एजेंट है। नहीं, आप भी तो इंतजार करते हैं ना कि राहुल कुछ ऐसा बोलें, कोई ऐसा लूप खोल दें जिससे आप पूरी बहस उनके शब्दावली पर शिफ्ट कर दें। तो फिर ऐसे तो प्राची जी आप कह रही है कि सोनिया गांधी का भी राहुल गांधी पे कंट्रोल नहीं है, प्रियंका वाड्रा का भी राहुल गांधी पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर कांग्रेस को जांच करना चाहिए कि राहुल गांधी पे किसका कंट्रोल है। ऐसा तो नहीं कोई बाहर से राहुल गांधी को कोई जॉर्ज सोरोस या कोई और चला रहा है। अब देखिए, जो अगला सवाल है वो गोल्ड को लेकर है। लोगों के बीच में इस बात की चर्चा है कि चले हम गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके घर में शादी ब्याह है उसको तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल गोल्ड खरीदना बंद कर देना है, या क्या सजेस्ट? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कोई भी एक ऐसा कोई ऑर्डर या फरमान पास नहीं किया है। अगर आप इसको भी समझेंगे, 2 तरीके के इंपोर्ट देश में होते हैं, एक एसेंशियल इंपोर्ट होता है, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट होता है। अब आपको क्रूड तो इंपोर्ट करना ही है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ क्रूड से चल रहा है। इसमें भी सरकार ने डाइवर्सिफाई किया है। पहले हमारा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस 90% था, अब हम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जैसे मान लीजिए आप हाइडल हो गया, मान लीजिए नॉन ऑयल के जो फ्यूल होगा उस पर आप 50% तक पहुँच चुके हैं, पर अभी भी 50% है। और साथ में देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा है, तो आपकी वो इंपोर्ट तो होगा, तो आपको क्रूड तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की जो बात है वो भी एक लंबे समय की, जैसे प्रधानमंत्री जी UAE गए तो वहाँ से 30 मिलियन बैरल का जो UAE ने कहा है कि भाई हम आपके तेल के कुओं के अंदर 30 मिलियन बैरल का अलग से भारत के लिए बिल्ड करेंगे। बट ये सब एक प्रोसेस है। अब हम लोग किसको कर्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, किसी भी देश का करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि उस देश के पास उतनी क्षमता नहीं होती कि वो कोई भी डॉलर उसके पास इनफ नहीं है या बाकी वो खर्चों के लिए डॉलर नहीं दे सकता, क्योंकि ग्लोबली लोग डॉलर के अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं, तो फिर उसको समस्या होती है। आज की स्थिति में क्या ऐसा नहीं है, तो हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? हम गोल्ड, जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी है, उसको अगर हम कम करें, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करिए 1990s के क्राइसिस के अंदर देश की हालत ख़राब हो गई थी, गोल्ड को गिरवी रखना पड़ा था। हमने वैसी स्थिति नहीं कही। 2012-13 में चिदम्बरम ने कहा था कि भाई गोल्ड को आप कम खरीदो, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक रहे। तो ये हमेशा से पॉलिसी मेकर्स का रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आप अपनी रिसर्च टीम में UI को चेक कर ले, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, कंट्री नहीं है, जहाँ गोल्ड का इम्पोर्ट जो है वो नहीं हो रहा है। गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहे हैं, गोल्ड का इम्पोर्ट ग्लोबली बढ़ रहा है। भारत ऐसी इकलौती कंट्री नहीं है जहां गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है या गोल्ड इंपोर्ट को कम करने की बात हुई है। एवरी कंट्री ये कह रहा है कि गोल्ड के इंपोर्ट को कम करना चाहिए, जिससे उसका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। तो जितना जहां हम हो सकता है वो करें। जो ज़रूरी
ज़रूरी की चीज़ें हैं उसमें तो और ये अंडरस्टूड है कि भाई उसका खर्च होगा, पर जो नॉन एसेंशियल आइटम है, मान लीजिए अगर हम लोग कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो गोल्ड की गिफ्ट देने के बजाय हम कोई दूसरे वस्तु की गिफ्ट दे सकते हैं। अगर इसको भी हम कम करेंगे तो बेहतर है। भाई एक और अपील प्रधानमंत्री ने की कि विदेश यात्रा से बचें, ये अपील की, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आप ये अपील करने के बाद चले जाते हैं 5 देशों की यात्रा। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई घूमने नहीं जाते जैसे राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी जी ने अपने पर्सनल खर्च पे 60 करोड़ रुपए खर्च करें विदेशी यात्राओं पर, वो पर्सनल विदेशी यात्रा पे गए हैं, ऑफिशियल एज एलओपी नहीं गए, और उसके लिए पैसा कौन देता है किसी को नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए जाते हैं और वो भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का जो खर्च होता है वहाँ की पूरी गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल यूएई में, अब यूएई में प्रधानमंत्री जी अगर गए हैं तो यूएई के अंदर प्रधानमंत्री जी ने साथ में जाके है $30 मिलियन बैरल का ऑयल का कमिटमेंट लेके आए हैं। ओवरऑल इस विजिट से $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह कांग्रेस कैसे ट्रैवल करती थी, अगर उसको 5 नॉर्डिक नेशंस में जाना है तो वो एक नॉर्डिक नेशन में जाएगी वापस आएगी, फिर दूसरे नॉर्डिक नेशन में जाएगी वापस आएगी। देश की संपत्ति का खर्च तब होता है जब राहुल गांधी, इंदिरा गांधी सब मिलकर अपना बर्थडे जो है वो एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट पे बनाते हैं, या राजीव गांधी पर्सनल वेकेशन के लिए INS कैरियर को जो है पर्सनली उसको एक हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो देश की जनता समझदार है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर प्रधानमंत्री जी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनूवरिंग करते हैं। इसीलिए आज आप चेक कर लीजिए, इतने ग्लोबल क्राइसिस हुआ प्राची जी, दुनिया के अंदर कंट्रीज कह रही है कि भाई फ्यूल राशनिंग कर दो, पेट्रोल पंप बंद करने की कांग्रेस कर रही थी, अब बाकी कंट्रीज कर रही है। भारत के अंदर दिक्कत, मैं कह रहा हूँ कि क्या सबसे कम दिक्कत का सामना आम आदमी को करना पड़ा है, ये आम आदमी भी जानता है। आम आदमी को चिढ़ाने के लिए राहुल जी कह रहे हैं कि आप मेलोडी देने चले गए, अब उनको मेलोडी से चिंता हो रही है, चिढ़ हो रही है। मेलोडी के पीछे का आप इतिहास पे जाइए। मेलोडी एक पार्ले कंपनी द्वारा जो है वो बनाई जाती है। 1930s के समय में भारत के अंदर जितनी भी कन्फेक्शनरीज थी, मतलब ये चॉकलेट्स हो गई, सब आइटम्स हो गई, ये विदेश से आते थे। अब एक मेड इन इंडिया कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी जो 1 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, और वो 100 रुपये की मेड इन इंडिया का ब्रांड को प्रधानमंत्री जी ग्लोबल कर रहे हैं, तो इससे तो राहुल गांधी को खुश होना चाहिए। राहुल को दिक्कत ये है कि विदेशी कंपनी को क्यों नहीं दिया और हिंदुस्तानी कंपनी को क्यों दिया। राहुल बेसिकली विदेश से ज़्यादा प्यार करते हैं, विदेशी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको दिक्कत है कि प्रधानमंत्री मेड इन चाइना को हम दे मेड इन इंडिया के बजाय, वो नहीं होता। वो कह रहे हैं मुस्कुरा क्यों रहे हैं जब इतना वैश्विक संकट है, तो मुस्कुराकर मेलोडी क्यों दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ये नहीं समझते कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्सनल केमिस्ट्री इन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स, और ये ग्लोबली सबने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल केमिस्ट्री भले वो बेंजामिन नेतान्याहू से हो गई, भले वो US के प्रेसिडेंट से हो गई, भले वो व्लादिमीर पुतिन से हो गई, इसके कारण भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हर जगह मिला है, और वो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इसी कारण आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल विद इटली हमने क्रिटिकल मिनरल्स की डील करी है, रेयर अर्थ मेटल्स, जिसके कारण कोविड काल में आप याद करिए कि फोन्स और वो सब की रुकावट आ गई थी, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ पर रोक लगा दी थी। अब हमको हमारा रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व को बिल्ड करना है, तो प्राइम मिनिस्टर उसके लिए इटली के साथ में स्ट्रैटेजिक डील कर रहे हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड को $29 बिलियन तक पहुंचाने की बात है। इटली इज़ वेरी गुड, वहाँ पे 20% जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है वो एग्रीकल्चर से कॉन्ट्रीब्यूट होता है। तो जब हमें हमारे एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें बेस्ट लर्निंग प्रैक्टिस से सीखना होगा, हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते ग्लोबलाइजेशन। बस आखिरी सवाल ये है कि डरने वाली तो कोई बात नहीं है, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है सरकार के? 100% सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इतना मैं आपको 100% आश्वस्त करूंगा कि इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के अंदर भारत के आम आदमी को सबसे कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकार आपसे कुछ छुपाएगी नहीं। भारत मजबूत है, भारत सुरक्षित है, और भारत इस क्राइसिस को, जैसे पूर्ण के अंदर सभी क्राइसिस को उसने पार किया था, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, बट हाथ जोड़कर जितने भी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उसको कम करिए। शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिजिटल दंगल में बस इतना ही।